पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन एसआईआर के तहत जो नाम काटे गए हैं उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। मालदा जिले में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बुधवार देर रात जो हुआ उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दरअसल जुडिशल जो ऑफिसर है उन्हें बीडीओ ऑफिस के बाहर लगभग 7 से 8 घंटे बंधक बनाया गया। पूरे चारों तरफ से लोग प्रदर्शनकारी जो थे वो वहां पर घेर कर बैठे हुए थे और इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत वो नजर बनाए हुए थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने 7 आदेश दिए। वो क्या कुछ आदेश है, क्यों इस तरीके के वहां पर मामले बढ़े और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, हम सर से ही बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ शैलेंद्र जी है। इस खबर को आप लगातार देख रहे हैं सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो देर रात इस तरीके की घटना घटी कि जो ऑफिसर है उन्हें बंधक बनाया गया 9 घंटे तक, क्यों ऐसा हुआ स्थिति? देखिए श्रेया, सबसे पहले ये मामला दरअसल एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में जिन 58 लाख मतदाताओं को विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ही पहल पर एक न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो उन तमाम 58 लाख मतदाताओं में से जिनके नाम विचाराधीन की श्रेणी में हैं, उनके वो अपना दावा प्रस्तुत करेंगे इन्हीं न्यायिक पदाधिकारियों के सामने। और उनको करना भी था ये सारी चीज़ें। तो वैसी स्थिति में जो वो प्रोसेस है दावा प्रस्तुत करने का, और वो न्यायिक पदाधिकारी तय कर रहे हैं जो किनका नाम फिर से वापस सूची में जुड़ जाना चाहिए या किसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल 2, मतलब कि आप समझ लीजिए 2 फेज़ में जहाँ चुनाव होने हैं। पहले फेज़ की शुरुआत बीते 30 मार्च से हुई थी और दूसरे फेज़ की शुरुआत आज से हो गई है। यानी जो दूसरे चरण में जहाँ पे 29 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होना है, तो उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही थी। आम लोग, मालदा की जो घटना है, आम लोग इसलिए उग्र हो गए क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन लोग उसमें हैं जिनका नाम नहीं है मतदाता सूची में, जो बीते 28 फरवरी को चुनाव आयोग ने जारी की। जो फाइनल मतदाता सूची जारी हाँ, जो वो फाइनल कह लीजिए, चाहे वो सेमीफाइनल है, वो तो इलेक्शन कमीशन तय करे, लेकिन जो 28 फरवरी को जारी हुई है उसमें उन 58 लाख लोगों के नाम नहीं है। तो बहुत सारे लोग, चाहे उसमें 38 लाख हों, क्योंकि ड्राफ्ट सूची बाद में फिर से इन्होंने जारी की है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने, मुझे लगता है 2 या 3 बार इस तरह से ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है। यानी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है जिन 58 लाख लोगों को विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया, उनमें से कितने अब जेन्युइन वोटर फिर से बन रहे हैं। तो मसला यही था, जो वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे या फिर सबको अपना दावा प्रस्तुत करना था, इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं। हाँ, ये एक ज़रूर है। जानकारी था कि मुझे जहाँ तक अपडेट है कि लोगों का कहना था कि जब हम अपने मांगों को लेकर के कि हमें विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया तो हमें क्या करना चाहिए, उससे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही थी बिलों के द्वारा। नहीं, यही एक कहना था ना, जो जो आपको जिन तथ्यों के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत करना था या नहीं करना था, उसके तरफ से इलेक्शन कमीशन की ओर से शायद जानकारी दी गई या नहीं दी गई, समय कितना दिया गया, नहीं दिया गया, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा मसला इसमें यही था, जो जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ जमा थी और जितने कम संख्या में इलेक्शंस के खासकर जो वो जुडिशियल ऑफिसर्स वहाँ पर थे, जो न्यायिक पदाधिकारी हुआ था। हाँ, 7 या 8 लोग थे, उसमें 3 महिलाएँ थीं, ये कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस बात को लेकर के थी, जो इतनी बड़ी संख्या में यदि वहाँ पर वहाँ लोग हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए, चुनाव से बाहर खदेड़े जाने का या चुनाव से बाहर होने का डर सबको था। तो उन सभी लोगों की कोशिशें क्या रही हों, नहीं रही हों, इसको लेकर के कोई ऑफ़िशियल रिपोर्ट अब तक सामने नहीं है। कैसे इतनी बड़ी भीड़ वहाँ जुट गई, इसकी भी कोई ऑफ़िशियल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता थी वो ये थी, जो उनके ही आदेश पर जब पश्चिम बंगाल में ये चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, तो वैसी स्थितियों में यदि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था या चाहे वहाँ का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था, उसको लेकर के डीसी या डीएम वहाँ पे या एसपी, उन लोगों ने क्यों नहीं दखलंदाजी। यदि दोपहर 3:30 बजे की ये घटना होती है और रात 11 बजे तक
इस मामले में न तो डीसी घटनास्थल पे पहुंचते हैं या डीएम घटनास्थल पहुंचते हैं और ना ही एसपी पहुंच। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यही थी और यही वजह है जब 11 बजे तक वो नहीं पहुंचते, इससे पहले चीफ जस्टिस के साथ जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, तो वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। कॉल पे उनकी मीटिंग होती है, उनकी बातचीत होती है और उसके बाद भी यदि एसपी और डीएम नहीं पहुंचते हैं तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काफ़ी सख्त नज़र आए थे। और यही वजह है जो आज जब सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई हो रही थी, हालांकि अलग बात है जो रात 12 बजे के आसपास वो सभी जुडिशियल ऑफिसर्स जो वहाँ पे मालदा में बंधक बनाए गए थे तो वो वापस जाने में सफल रहे। हालांकि वो इसलिए हो पाया क्योंकि बाहर से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मंगवाए गए तो, और हाँ उनके सर, कई आधार पर वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, लाठियां डंडे भी चले हैं, वीडियो कई वायरल हो रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ना तो वहाँ डीजीपी आते हैं, ना एसपी, ना डीएम, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जब की तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया है कि हमारे जिम्मे नहीं है ये मतलब कानून व्यवस्था, वो अमित शाह के मतलब वो टाल दे रही है। नहीं नहीं मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी जो ऑर्डर्स आए हैं जो अभी इनिशियल ऑर्डर्स है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो पश्चिम बंगाल सरकार में, क्योंकि वहाँ के जो महाधिवक्ता हैं उनको लेकर के जो सुनवाई हो रही थी आज सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की जो हमें समझ में आ रहा है जो वहाँ की घटनाक्रम क्या रहे हैं, कौन वहाँ उपद्रवी हैं या कौन नहीं है वो हम भी देख रहे हैं। यानी दैट मीन जो आप कानून व्यवस्था को लेकर के वहाँ की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल में जो बातें ममता बनर्जी ने इन घटनाओं को लेकर के या चुनाव के बाद से जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है जो शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में या सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों में ईसीआई को शामिल करना बाकी रह गया था। मुझे लग रहा था जो जिस तरह से आप सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पे सवाल उठा रहे हैं या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी पे सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जो शायद या तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें कही होंगी और चीज़ें हुई भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से अभी फ़िलहाल सिचुएशन 15 मार्च को इलेक्शन डिक्लेयर होता है और उसके बाद से अभी 15, 17, 18 दिनों में वहाँ का सारा डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले रहा है। चाहे आप चीफ सेक्रेटरी को बदलने के मामले में आप देख सकते हैं, डीजीपी को, गृह सचिव को, चाहे जिलों के डीएम को, एसपी को, तमाम तबादले जो हुए वो सभी ईसीआई के तहत हुए। तो ऐसी इसीलिए परिस्थितियों ममता में बनर्जी अमित शाह पर सारी ये ये बात है, अमित शाह पे तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये ईसीआई पे जरूर ये आना चाहिए। और यही वजह है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठीक इसी वक्त ईसीआई की एक बहुत बड़ी बैठक जो आप कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर के हो रही है, जिसमें डीजीपी शामिल हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं, जिसमें तमाम जिले के डीएम और एसपी वो सब लोग शामिल हैं। सर, इस मामले पर जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है कि आप इस मामले की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपे और वो हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द आकर के सौंपे पूरे मामले की। मुझे साथ शायद और आदेश भी दिए, वो क्या-क्या कुछ था? देखिए ये श्रेया ये कह सकते हैं जो उन्होंने जो आदेश अपनी बातें कही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी चीज़ों को लेकर के बेहतर हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो शायद अभी जब इलेक्शन हो रहे होते हैं किसी भी राज्य में तो वहाँ पे फिलहाल वो कहने को वहाँ का चीफ मिनिस्टर जरूर वहाँ का निर्वाचित प्रथम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप वो सारे डिसीजंस लेने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे नहीं मालूम जो अभी वो निर्देश किसको दिए गए हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए गए या फिर पश्चिम बंगाल सरकार को। बतौर पश्चिम बंगाल सरकार को भी यदि वो निर्देश दिए गए हैं तो वो किस रूप में उसका अनुपालन करने को बाध्य होगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, ये मुझे लगता है जो कानूनी विशेषज्ञ हैं जो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता जो शायद पहले कभी आई होंगी। जब आप जहाँ चुनाव चल रहा हो वहाँ के राज्यपाल जाके प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं या फिर वहाँ के घटनाक्रमों को लेकर के कोर्ट सरकार से सवाल पूछ बैठती है, तो ये शायद जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल अभी नई परिस्थितियों में हो रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है शायद थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जो डिटेल्स जब ऑर्डर इसमें आता है और वो सरकार ने और सरकार के जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता है उन्होंने क्या इसके जवाब में अपनी बातें कही हैं, तो मुझे लगता है वो शायद उसके बाद से ही स्पष्ट हो पाएगा, जो चाहे वो एनआईए से जांच हो चाहे सीबीआई से जांच हो। लेकिन इतना ज़रूर है
जो पश्चिम बंगाल की घटना के लिए केवल पश्चिम बंगाल की सरकार अकेले दोषी नहीं हो सकती। क्या आप मानते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी रही है, दी हाँ, गई है, वो वो उन लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप इलेक्शन कमीशन अभी बतौर आप यदि वहाँ सारी चीज़ों को आप डीजीपी को बदल सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को बदल सकते हैं, आप जिलों के डीएम और एसपी तक को बदल सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पे यदि इलेक्शन ड्यूटी या फिर आप कह सकते हैं जो एसआईआर के जो ड्यूटी में यदि जुडिशियल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी आप ही देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी ऐसे भी जितने भी आप समझ लीजिए जो पश्चिम बंगाल में जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसपी हैं, चाहे जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर और निचले एक रैंक तक के अफसर हों, वो सभी बाध्य हैं ईसीआई के निर्देशों को मानने के लिए। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है जो वो शायद सरकार को रिपोर्ट करेंगे या सरकार को कोई चीज़ें बातों को कहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए हमने इस चर्चे में इस बात को रखा कि मालदा में जिस तरीके की घटना घटी, वहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर है, उन्हें 8 घंटे तक बंधक बनाया जाता है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। गाड़ियों को तोड़ा गया, बंधक बनाने की और भीड़ इकट्ठा जो हुई सैकड़ों की तादाद में, जिस तरीके से पूरे दफ्तर को घेरा गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियाँ की है और उन्होंने बाकायदा कहा कि उपद्रवी कौन है, हम भी देख रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं मालदा में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 7 आदेश भी दिए हैं इस मामले को लेकर के, हालाँकि स्पष्ट अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जो भी नया कुछ अपडेट आएगा, हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करें। लेकिन आपको जाते-जाते बता दें कि एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2 चरणों में। 23 और 29 को मतदान होंगे और 4 मई को रिजल्ट आएँगे। तो इस मामले पर आगे क्या कुछ नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयरनो, मेरा नाम है शरारतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया।